नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। असम में 29 अगस्त 2024 की तारीख मुस्लिम बच्चियों को इंसाफ दिलाने और उनको मजबूत करने के मामले में एक यादगार तारीख बन गई है। एक विधेयक के जरिए मुस्लिम बच्चियों के बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। विधेयक पास होने के बाद से ही असम में निकाह तलाक में काजियों की भूमिका भी अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है। असम विधानसभा ने गुरुवार यानी 29 अगस्त 2024 को एक विधेयक पारित किया, जिसके बाद मुस्लिम के निकाह और तलाक का सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसे असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 के नाम से असम विधानसभा में पेश किया गया। यह विधेयक मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 की जगह लेगा। इस विधेयक को असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने पेश किया। पुराना कानून बाल विवाह की अनुमति देता था और बहुविवाह पर रोक नहीं लगाता था। नए विधेयक के साथ ही असम सरकार ने मुस्लिमों के निकाह तलाक में काजियों की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विधेयक को पारित होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गुरुवार के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि उनका अगला लक्ष्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना है। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक असम में इस प्रथा की कोई जगह नहीं है। असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 के नाम से अधिनियम के अस्तित्व आने के साथ ही मुस्लिमों के निकाह तलाक में काजियों की भूमिका समाप्त हो गई। अब यह काम उप रजिस्ट्रार करेगा। इस विधेयक में 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, निकाह के दौरान लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। दोनों पक्षों की सहमति से निकाह होना चाहिए। अगर जोर जबरदस्ती की बात सामने आई तो 1 माह के अंदर इसकी शिकायत की जा सकती है। जिस जिले में निकाह होना है उस जिले में लड़की या लड़के का निवास कम से कम 30 दिनों से होना चाहिए। यानी बाहरी जिले की निवासी का उस जिले में सिर्फ निकाह के लिए आने का सिस्टम अब खत्म हो गया है। लड़का और लड़की दोनों ही गैर जिले में जाकर निकाह नहीं कर सकते। इसके लिए उस जिले में लड़के या लड़की का 30 दिनों तक रहना जरूरी है। लड़के और लड़की दोनों ही पक्षों को निकाह के रजिस्ट्रेशन से कम 30 दिन पहले पहचान, उम्र और निवास स्थान से जुड़े कागजात पेश करने होंगे। यानी निकाह की सूचना 1 माह पहले देनी होगी। ये शर्त स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह ही है। जोर जबरदस्ती, कम उम्र या बाहर के निवास जैसी किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर 30 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसकी जांच रजिस्ट्रार करेंगे। अगर जांच के बाद कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निकाह को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिला रजिस्ट्रार या विवाह महापंजीयक यानी रजिस्ट्रार जनरल के सामने अपील की जा सकती है। लड़की या लड़के के नाबालिग होने की सूचना अगर दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आती है तो अधिकारी को तुरंत ही इसकी सूचना उच्चाधिकारी यानी विवाह संरक्षण अधिकारी को देनी होगी। एक कदम बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य है। इस मामले में सक्षम अधिकारी कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर कोई अधिकारी जानबूझकर किसी निकाह को गलत तरीके से मंजूरी देता है और उसका रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल और 50,000 रुपए का अर्थदंड भुगतना होगा। यानी निकाह को गलत तरीके से मंजूरी देने वाले अधिकारी सीधे उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। एक कानून मुस्लिम लॉ कानून से अलग है।
उनका उल्लंघन ये कानून नहीं करते हैं, विधेयक नहीं करता है, खासकर नाबालिग लड़कियों के निकाह से जुड़े मामले में। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत यौन प्राप्त कर लेने वाली महिला या लड़की जिसकी माहवारी शुरू हो गई हो, लड़कियों को शादी के लायक मान लिया जाता है। अगर माहवारी नहीं शुरू हुई है या इसकी जानकारी नहीं है तो 15 साल की उम्र की लड़कियों को निकाह योग्य माना जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, जिसमें विवाह के लिए कम से कम कानूनी उम्र को 18 साल करने के लेकर बहस जारी है। वहीं असम विधानसभा में AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि अगर इस कानून का उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह रोकना है तो 1935 अधिनियम को रद्द करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि पुराने कानून में धारा 8 और 10 में संशोधन करके ही ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस्लाम ने कहा कि 1935 के कानून में साल 2010 में बदलाव किया गया था, जिसमें निकाह का रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक था। इसे ही अब अनिवार्य कर देने की जरूरत थी बस। इस मामले में असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया कि ये संशोधन पर्याप्त नहीं होंगे और सरकार का इरादा काजियों की भूमिका को भी समाप्त करना था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले साल बाल विवाह के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ज्यादातर वे पुरुष थे जिन्होंने कम उम्र की लड़कियों से शादी की थी और उनके रिश्तेदार और धार्मिक पदाधिकारियों ने उन शादियों को संपन्न कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पाया कि काजी बाल विवाह पंजीकृत कहते हैं। जब मामले हाई कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा कि उनके पास बाल विवाह पंजीकृत करने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, क्योंकि काजियों के पास मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम के तहत बाल विवाह पंजीकृत करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि काजी सैद्धांतिक रूप से बाल विवाह के खिलाफ नहीं थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकारी अधिकारी द्वारा पंजीकरण से जवाबदेही बढ़ेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि सीमा बनाम अश्विनी कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को विवाह का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसका मतलब है कि विवाहों का पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई। राज्य इसके लिए काजी व्यवस्था पर निर्भर नहीं रह सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही खान, सोशल एक्टिविस्ट, और नासिर अजीज, एडवोकेट। पहला सवाल नाजिया आपसे, इस कानून को आप कितना बड़ा बदलाव समझती हैं मुस्लिम बाल बच्चियों के उत्थान में? जी प्रसून जी, आपको पता ही है कि पिछले 12 सालों से मुस्लिम बच्चियों के रिफॉर्मेशन और मुस्लिम बच्चियों के एजुकेशन पर मैंने बहुत काम किया है जी। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगाए हैं, कभी सबमिशन दिया है और कभी खुद भी कंप्लेनेंट बनकर खड़ी हुई हैं। आज आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मेरी परेशानियों को और हम जैसी मुसलमान बेटियों की परेशानियों को बहुत कम कर दिया है। मैं आसाम की सभी मुसलमान बेटियों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी और मुबारकबाद देना चाहूंगी, जो इतनी बड़ी अश्लीलता का शिकार बन रही थी। आप सोचिए कि 12 साल एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये हमारा इस्लाम बोलता है और अवैसी साहब तो संसद के पटल पर बोलते हैं, लोकतंत्र के मंदिर के संसद के पटल पर कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज है। अब मेरा कहना है कि आखिर मुसलमान मर्द हम बेटियों के सलवार को कितने दिन तक झांकते रहेंगे? कब तक हमारी प्यूबर्टी के लिए का इंतजार करते रहेंगे? ये तो बहुत घिनौनी बात है ना। अब जो वक्त मिला है कि हमारा 21 साल और 18 साल अगर होता है और रजिस्ट्रेशन जो है वो मुल्ला के हाथ से ले लिया जाता है, तो इससे क्या है कि हमें अपने करियर को बनाने का और शिक्षित होने का मौका मिलेगा। आपने सेक्शन 8 और 9 की बात कही है, तो उसमें उसको अगर हम लोग अमेंड करते तो भी कोई फायदा नहीं होता है कि नए लॉ को लाने से क्या हुआ है। मैं आपको पश्चिम बंगाल में मैं अभी हूँ और अभी डॉक्टर बिटिया का जो रेप हुआ है उसी प्रोटेस्ट से और उसी चीज से मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। यहाँ पर शाही मस्जिद जो टिप्पू सुल्तान मस्जिद है, इसमें 2012-11 में
एक शाही इमाम हुआ करते थे मौलाना बरकती, उन्होंने 55,000 रुपए लेकर के एक ट्रांसजेंडर की शादी एक लड़के से करवा दी थी। बाद में मुस्लिम समुदाय का पूरा आदमी आ करके उनको झाड़ू और बेलना से मारा था और सम्मत से मारा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ट्रांसजेंडर की शादी मेरे बेटे से कराने की। तो ये सारी चीजें जो पैसे के लोभ में होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। और जिस हिसाब से हमारी मुस्लिम समुदाय की बच्चियों को 3 मिनट में 3 सेकंड में तलाक 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 दे दिया जाता था, क्योंकि तलाक के बहुत सारी वैरायटीज है, तलाक मुक्ता है, तलाक बिद्दत है, तलाक है, क्योंकि हमारा निकाह ही जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कोई शादी नहीं होती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अब जब सरकार अपने अंडर कंट्रोल में, अपने अंडर जुरिस्डिक्शन में अगर ले रही है इस मामले को, तो कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित होंगी। और अगर डिवोर्स होता भी है तो वो मैच सूट जैसे हम लोग फाइल करते हैं अन्य धर्मों का, उस हिसाब से फाइल करेंगे और लड़कियां अपना स्त्री धन और अपना मेंटेनेंस भी फाइल कर पाएंगी आराम से। और तलाक देने वाले को भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो पहले मुसलमान समुदाय में कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। जी नाजिया जी, एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बात मैं समझ रहा हूं, जो बात आप समझ रही हैं, जो बात हिंदुस्तान की न्यायपालिका समझ रही है, जो बात हिंदुस्तान की विधायिका समझ रही है, वह बात इन मौलानाओं मुल्लों को क्यों नहीं समझ में आता है। उनकी ही बेटियां सफर करती हैं, उनकी ही बहनें सफर करती हैं, उनकी माएँ कभी सफर की होंगी, ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आ रही है। वो क्या चाहते हैं आखिर अपनी बेटियों के साथ। नहीं प्रसून जी, देखिए ये उनका एक सिलेक्टिव राजनीति है। आज सोचिए ना कि इमाम बुखारी कितने अरबों खरबों पति हैं, और ये मौलाना जो हमारे अल कुरान की आयतों को बेचते हैं 501 रुपए में, हजार रुपए में, और कुरान खानी करते हैं, इनकी लाइफ कितनी लाविश हो चुकी है। अब अगर ऐसे कानून, सख्त कानून आ जाते हैं तो ये तो 11 साल 12 साल की बच्ची को अपने बेड पर नहीं ले जा पाएंगे। ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन में जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो एक शारीरिक संबंध करने का जो सिलसिला जारी था वो तो खत्म हो जाएगा, इनके हाथ में तो हथकड़ी लग जाएगी। इसीलिए इनको ये बहुत तकलीफ होती है। और देखिए आप पूरे भारत में क्या, आप ईरान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, अब तो अरब रिफॉर्म कर रहा है, लेकिन हर मुस्लिम ममालिक में इसके साथ साथ आप भारत में भी मुस्लिम बेटियों को देखिएगा, वो बहुत सहमी हुई और डरी हुई रहती है, और इंटेंशनली उनको शिक्षित नहीं होने दिया जाता है ताकि हमें हमारे मुंह पे तलाक चिपकाया जाए, हम चुप रहे, हमारा मुत्तह कर दिया जाए, हम चुप रहे, हमारा हलाला कर दिया जाए, हम चुप रहे। क्योंकि शिक्षा जब हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम तो अपने राइट के लिए लड़ ही नहीं पाएंगे ना, हम तो ये हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आसाम के मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को ये पूरे भारत में करना चाहिए। और मौलाना ना समझे हाँ समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इस्लाम कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियां सब साथ में है आदरणीय प्रधानमंत्री के। जी नासिर अजीज जी हमारे साथ हैं। नासिर अजीज जी, आपको यह विधेयक क्या इस्लाम सम्मत लगता है या इसमें भी कोई बुराई नजर आती है। नासिर जी, नासिर जी लग रहा है लाइन पे हमारे साथ नहीं है, हम दोबारा उनसे सवाल लेंगे। लेकिन ऐसा है कि नाजिया जी जब आप आती हैं तो बड़े बड़े मौलाना डर जाते हैं आपसे। नासिर जी, फिर से आपसे वही सवाल पूछता हूं। नासिर जी, आखिर क्या आपको लगता है कि ये जो असम में विधेयक पास किया गया है वह मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चियों के हक की बात करता है या इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, मेरा इसमें बस एक ही मानना है। मैं ये नहीं कहता कि ये खिलाफ है। देखिए, जहां तक इस्लामी शादी का ताल्लुक है, इस्लाम में शादी का जो कॉन्सेप्ट है, देखा जाए तो उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बस दो मुसलमान बालिग मर्द औरत अगर आपस में ये तय कर लेते हैं कि उन्हें शादी करना है तो वो शादी कर सकते हैं। जी, आपने बड़ी अहम बात की है नासिर जी कि आपने कहा है बालिग। अब बालिग पे ही तो सवाल था कि बालिग कितना है, 12 साल वाली है, 15 साल वाली या 18 साल। आप जो करना चाह रहे हैं वो ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जो अलग अलग कंट्रीज के कानून है उसके हिसाब से
जो मेजॉरिटी की एज है वो कुछ और होती है, यानी 18 साल होती है। हम तो हमारे यहाँ 18 साल है, लेकिन इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी को बलागत की या बालिग होने की उम्र मान लिया जाता है, इसलिए उसमें इजाजत है कि वो शख्स जिसकी प्यूबर्टी हो गई है या वो औरत शादी कर सकती है। अब सवाल ये है कि ये एक इशू हो सकता है इस रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, और मेरा ख्याल है कि ये जो रजिस्ट्रेशन लाया गया है ये इस बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया है, तो वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन जहां तक आप मुझसे रजिस्ट्रेशन की बात अगर पूछ रहे हैं तो मैं रजिस्ट्रेशन के सच खिलाफ नहीं हूँ। रजिस्ट्रेशन किसी भी शादी का अगर करना चाहते हैं तो वो हो जाना चाहिए, उससे बहुत से फायदे होंगे, बहुत सी चीजों में उससे हमें फायदा मिल सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक कहना यह है कि ये नेशनल लेवल पे अगर कोई कानून बने तो बात समझ में आती है, इसलिए कि इसको एक स्टेट में बना के आप फिर बाकी सारी जनता का क्या करेंगे जो दूसरे लोग रह रहे हैं। इससे पहले बहुत मुझे याद है 2009 शायद या उसके बाद 10 में एक इसी तरह का प्रपोजल लाया गया था कि मुसलमानों की शादी के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, तो मैंने एक प्रोग्राम किया था और उसमें सबने ये बात कही थी कि रजिस्ट्रेशन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि देखिए काजी भी रजिस्ट्रेशन नासिर जी, रजिस्ट्रेशन बड़ा मसला नहीं है, नियत का सवाल है। नाजिया जी जो कह रही है नियत बड़ा सवाल है। सुन लीजिए मेरी बात नासिर जी, नासिर जी बताना चाहता हूँ, मौलाना मुल्ला अपनी बेटियों, बहनों और अपने समाज की महिलाओं के साथ कैसा सलूक करना चाहते हैं यह दिखाता है केवल। अगर आप कह रहे हैं कि प्यूबर्टी एज मानी जानी चाहिए तो उसी एज के लड़के से शादी करवाइए। एक 42 साल का लड़का एक 12 साल की लड़की शादी करता है, क्या मतलब है इसका? ये चीज जो मैं आपको बताऊं ना, ये चीज किसी भी समाज में हो सकती है और इसे कुरीति माना जाना चाहिए। अगर किसी एक यंग लड़की 15 साल की 14 साल की बच्ची की शादी किसी बूढ़े आदमी या किसी अधेड़ उम्र के आदमी से कराई जा रही है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो एक सामाजिक कुरीति हो सकती है। वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? नासिर जी, दिक्कत ये है बस कि आप जो दब के बोल रहे हैं, नाजिया उसी बात को खुले तौर पे बोलती है। नाजिया जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बताना चाहता हूँ, मैंने शुरू में भी ये बात पहले से प्रोग्राम में भी कही थी, मैं किसी भी आपकी बात को यहाँ जो मैं हाजिर होता हूँ, आपसे बात करता हूँ, जी नासिर जी, मैं उसको बिल्कुल जो लीगल पर्सपेक्टिव है, बिकॉज आई एम ए लॉयर, आप मुझे लॉयर के तरीके से फोन कर रहे हैं, नाजिया जी का विचार सुन लीजिए। नाजिया जी देखिए प्रसून जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक शिक्षित इंसान भी हमारी बच्चियों के और हमारे पीरियड के बारे में बात करता है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमारी प्यूबर्टी के बारे में नेशनल न्यूज चैनल पर बात होती है। हमारा तो शर्म से नजर झुक जाता है जब हम पैड लेकर के मेडिसिन शॉप से निकलते हैं, तब यही मुसलमान मर्द हमें बोलते हैं कि ठोंगे में रख लो, पॉलिथीन में रख लो, आंचल में छुपा लो, ऐसे क्यों लेकर जा रही हो। और नेशनल न्यूज पर मुसलमान पुरुष कितने आराम से हमारे पीरियड्स और हमारे प्यूबर्टी के बारे में वाहवाही लपेट करके बात करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है। अब बात आती है कि हमारे कुरान के सूरह अल बकरा में शादी के बारे में लिखा हुआ है, हमारी जो निकाह की आयत है अमन तो बिल्लाह है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि एक इमाम आएगा, वो एक रजिस्टर लेकर आएगा, वो वहां पर साइन करेगा, वो वकील बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। घर में अम्मा अब्बा भी बैठ करके निकाह पढ़वा सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म में या किसी भी जात में अगर किसी तरीके की कोई कमी है तो उसको रिफॉर्म करना शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब अगर हमारे में 6 साल की बच्ची का निकाह हो रहा है या प्यूबर्टी का इंतजार करके उसका निकाह हो रहा है, तो उसको तो ठीक करना हमारा काम है ना। अब जैसे आपके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बाल विवाह था, आप लोग पूरी कम्युनिटी ने मिल करके उसको खत्म करवाया। सती प्रथा थी, आप लोगों ने पूरी कम्युनिटी ने मिल करके इस तरह की कृतियां हर धर्म में थी, और वो इसलिए थी कि जब मध्यकालीन युग की बात की जाए तो युद्ध का दौर होता था, लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस होती थी। आज की डेट में उसकी कोई जगह नहीं है। जब मुगल राजपूतों की बीवी के साथ अश्लीलता का हरकत करता था तो वो जौहर करती थी, तो उसकी वजह से सती प्रथा आ गया था। वो अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर करती थी। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए, एडुकेटेड लोग समाज में आए, वो सारी प्रथाएं जो है वो की गई, तो उसी
विनती करती हूँ कि नासिर साहब तो एक बहुत बड़े अधिवक्ता है, वो एक जाने माने वकील है, इस तरीके से औरत की लिबर्टी के बारे में बात आप ऐसे नेशनल न्यूज चैनल पर ना करें। अवैसी तो अपनी रोटियां सेकता है, अवैसी तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाता है, अवैसी खुद तो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, पर मुसलमानों के फलाह और बहबूद के लिए कभी अवैसी काम नहीं किया। नासिर जी का जवाब ले लेते हैं, नाजिया जी, नासिर जी का जवाब ले लेते हैं। नासिर जी, मुझे इनकी बहुत आवाज साफ सुनाई नहीं दी। इनका केवल एक कहना है कि आप मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को नजरें झुकाकर रहने का नसीहत देते हैं और अपनी मुस्लिम मर्द अपनी हरकतों पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें केवल महिलाओं के आबरू में झांकना है, अपनी नियत पे नहीं झांकना है। देखिए, मैं अभी पहले भी यही बात कर रहा था, मैं इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा, उससे मैं अपने आप को अलग रखता हूँ क्योंकि मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मैं वकील हूँ। लेकिन मैं नासिर जी, बात करती हैं, नासिर जी, सवाल बस इतना है, आपसे कानूनी सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं इसे मैं समाजी कुरीति मानता हूँ और इसको आप मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, लेकिन ये तमाम समाज में होती है। मर्द का एक अलग सोचने का अंदाज है, औरतों का अलग है, लेकिन इस्लाम ने कुछ हमें सिखाया है उसके हिसाब से औरत की बहुत ज्यादा बढ़ रही है इस्लाम ने। लेकिन अगर कोई मुसलमान मर्द उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी हमेशा उसको कंडेम किया जाना चाहिए। अरे आप, हमने और आपने रास्ता दिया है, इसीलिए तो गलत रुख अख्तियार करता है, और रास्ता बंद करेंगे तब उसके बाद फिर उसको सजा मिलेगी। अगर 2 लोगों को सजा मिली, 10 लोग रुकेंगे। नाजिया जी, मैं फिर से कहूंगी, नासिर साहब जैसे लोगों से ना हम मुसलमान बेटियों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, बड़ी अपेक्षाएं होती हैं, पर जब वो अपेक्षाएं टूटती हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। आज मुसलमान समाज में हर एक मर्द की एक लाल टपकने वाली हरकत होती है 90% मर्दों की। आप सोचिए कि 50-50 साल का आदमी 12 साल की बच्ची से शादी करता है, निकाह करता है और बड़ा खुश होता है। हम बिहार के एक शेखपुरा गांव है, मैं ज्यादा दिन की नहीं, सिर्फ 8 महीने की बात बता रही हूँ। 11 साल 3 महीने की बच्ची और मर्द की उम्र 56 साल 56 ईयर्स, और उसने निकाह किया है और लड़की को अंगूठी, सोने की अंगूठी पहना करके फोटो खिंचवा रहा है और बड़ा खुश हो रहा है। मैंने उसको पूरा काम किया है कि भाई ये कौन सी मानसिकता है। मुझे लगता है कि सिर्फ आसाम में नहीं बल्कि पूरे हमारे भारत देश में इस कानून को लेकर के आना चाहिए, और जो कोई भी हम मुसलमान बच्चियों की प्यूबर्टी का बात करें उसको भी जेल की हिरासत में लेना चाहिए। हम बिल्कुल इस तरीके से नेशनल न्यूज पर बेइज्जत नहीं होना चाहते हैं कि कोई हमारे पीरियड और प्यूबर्टी की बात करे। चलिए ठीक है नाजिया जी, आपने बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पे अपनी निष्पक्ष राय रखी, और यह राय शायद आपकी ही नहीं, सारी उन मुस्लिम बच्चियों की है जो अपनी गरीबी के कारण या किसी मजबूरी के कारण इस तरह के ट्रैप में फंसती हैं और फंसती ही चली जाती हैं। और ऐसे ठीक है, इसको मैं भी गलत मानता हूँ जी नासिर जी। किसी तरह से गुर्बत की वजह से या वैसे भी बहुत छोटी बच्चियों को अगर इसमें फंसाया जाता है, बूढ़े लोगों के साथ उनकी शादी की जाती है, उसके लिए कानून होना चाहिए। मैं उसकी हिफायत करता हूँ, मैं उसे मना नहीं करता हूँ। तो आप हेमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का विधेयक लाया उन्होंने। नहीं, देखिए वो बड़ी पॉलिटिकल चीज, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसे थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव में देखिए, आप वैधानिक पर्सपेक्टिव में देखिए कि अगर नेशनल लेवल पे ये बनेगा तब तो इसकी मान्यता होनी चाहिए और ये इससे फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन एक स्टेज में कोई अगर उसको किसी पॉलिटिकल व्यू से किया जा रहा है, नहीं नासिर जी, दिक्कत ये है कि कोई भी काम किया जाएगा तो पॉलिटिकल व्यू को आप मान लेते हैं, लेकिन नाजिया जब कह रही है कि ये सारी मुस्लिम महिलाओं के हक की बात है, हुकूक की बात है, तो आपको इसको स्वीकार कर लेना सही है। आप ये मुस्लिम महिलाओं के हक की जो बात करता है वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इसमें ये देखने की जरूरत है कि ये कानून 1935 से मौजूद था। इस कानून में अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करनी थी तो आप तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो रहा है। नाजिया जी, आप जैसी महिलाएं ही, नाजिया जी आप जैसी महिलाएं ही सही मायने में मुसलमानों की नुमाइंदगी करती हैं, जो मुस्लिम कौम को आगे ले जाती हैं और अपने नजरिए से उनको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाती हैं। हेड्स ऑफ यू। चलिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।